जय हिंद दोस्तों। आज भारत दर्शन का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम संपूर्ण बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हम उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश किए थे और उसका एक बेसिक परिचय प्राप्त करने की कोशिश किए थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 के अंतर्गत संपूर्ण बिहार को समझने की कोशिश करेंगे और उसका एक परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये कोशिश रहेगा कि ज़्यादातर जो भारत के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से, उसको सम्मिलित किया जाए और ये भी प्रयास रहेगा कि जो स्थानीय स्तर पर एग्जाम होता है उसमें कौन सी फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी तत्वों को यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, चलते हैं, हम बिहार का दर्शन करेंगे। इसके पहले हम भारत के मैप में देखेंगे बिहार की स्थिति। तो भारत के मैप में देखेंगे तो ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार स्थित है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से मैप देखेंगे तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये बिहार अवस्थित है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका बिहार कैसे अस्तित्व में आया, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। उसी में संपूर्ण बिहार भी सम्मिलित हुआ करता था। तो उस समय बिहार के क्षेत्र में कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। ये बात है 1900, 1905, 1910 तक की स्थिति बता रहे हैं। तो उस समय बंगाल जो बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, उस समय बिहार में कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति नहीं थे। लेकिन बाद में एक महान व्यक्ति हुए सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ये एक सक्रिय व्यक्ति हुए और इन्हीं के प्रयास से 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो कभी पूछता है कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, तो ध्यान में रखेंगे 1912 ईस्वी को 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तो बिहार में बहुत बड़ा भाग सम्मिलित था, जो उड़ीसा का भी भाग उसी में था और एक झारखंड का भी भाग उसी में सम्मिलित था। तो आप देखेंगे बाद में 1936 ईस्वी में बिहार से का विभाजन कर दिया गया और उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। तो कभी पूछता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे 1936 ईस्वी को। और इसके बाद फिर से बिहार का पुनर्गठन हुआ, बिहार का विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से कटकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, बिहार राज्य से कटके 28वां राज्य के रूप में झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। ये तो कॉमन बात हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भाग और कितना प्रतिशत जनसंख्या झारखंड को विरासत स्वरूप मिला। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 25% आबादी मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल 45.8% विरासत के रूप में मिला बिहार से। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड और बिहार के दोनों क्षेत्र के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात होता है कि बिहार शब्द कैसे बना। तो ध्यान में रखेंगे बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार से हुई है और बिहार का मतलब होता है बिच्छुओं का रहने का आवास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध गया में देखेंगे, जो गया क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं और उनका रहने का आवास को हम बिहार कहते हैं और वहीं से शब्द से बना है बिहार। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में यहाँ पे भिक्षुओं का रहने के आवास के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे भारत का ये किस ओर स्थित है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये भारत का किस ओर में स्थित है बिहार। तो ध्यान में रखेंगे पूर्वी भारत में स्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा करता है। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश से लगता है ये पूछा करता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर में, ये ऊपर में देखेंगे उत्तर में तो नेपाल से सीमा लगता है और ये एक देश है, मतलब इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है किसका, बिहार का। उसके बाद देखेंगे तो दक्षिण मतलब नीचे जो पठारी क्षेत्र कटकर नया राज्य झारखंड बना था बिहार से, तो उसके सीमा लगता है दक्षिण में।
पूरब में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, उधर देखेंगे पूरब में तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है, और उसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। तो ये थोड़ा सा बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद अगर इसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो कितना है, तो ध्यान में रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 345 किलोमीटर का है, उत्तर से दक्षिण का, और पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 483 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब इसमें इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल देखें तो कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके स्थानीय एग्जाम के लिए, तो ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद भारत का ये कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो देखेंगे तो 2.86% भाग पर फैला हुआ है कौन, बिहार। और अगर स्थान देखेंगे तो स्थान इसका कितना है, 13वां। तेलंगाना गठन के बाद ये 13वां हो गया। इसके पहले जब तेलंगाना 2014 में नहीं बना था तो उसके पहले इसका स्थान 12वां था बिहार का। लेकिन अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये तेलंगाना गठन के बाद जो आंध्र प्रदेश से कट के बना, तो उसके गठन के बाद इसका स्थान हो गया कितना, तो 13वां। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बिहार के लोगों के लिए, खास करके जो बिहार का स्थानीय एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ बाहर वाला लोग भी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए बिहार में जो प्रमंडल है वो प्रमंडल कितना है, तो 9 प्रमंडल है। तो देखेंगे उसके बाद ये जिला कितना है, तो 38 जिला है, और 38 जिला में अरवल जो जिला है वो सबसे नया जिला है। इसका मतलब है कि 38वां जो जिला बना था वो कौन सा था, अरवल। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 534 प्रखंड है यहाँ पे। उसमें अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि सबसे बड़ा जो जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे उत्तर में जाएंगे, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पश्चिमी चंपारण दिखेगा आपको यहाँ पे। और उसके बाद एक है सबसे छोटा जो जिला कौन है, शिवहर है। तो सबसे छोटा जिला कौन है बिहार का, शिवहर। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और उसके बाद ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, बिहार का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन को देखते हैं। इसको हम मुख्य रूप से 3 भाग में देख सकते हैं, जैसे पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी भाग। देखिए दोस्तों, अगर आप मैप को देख पा रहे होंगे तो जो उत्तर में पड़ता है, जो नेपाल के साइड से टच करता है और वो हिमालय का शिवालिक श्रेणी से टच करता है, तो वो पर्वतीय भाग है। उसके बाद मैदानी भाग देखेंगे तो गंगा जो बीच में से बिहार से गई है, जो बिहार को 2 भाग में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को विभाजित करती है, तो वो 2 पार्ट में विभाजित करने का काम करती है, तो वो मैदानी भाग को देखेंगे। और उसके बाद दक्षिण का पठार, जो झारखंड क्षेत्र, जो खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र बिहार से अलग हुआ, तो वो क्षेत्र को हम देखेंगे, जो बिहार में भी कुछ दक्षिण का पठार का भाग पड़ता है, तो उसको हम नीचे झारखंड के साइड में देखेंगे। तो ये 3 भौतिक विभाजन है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे पर्वतीय भाग देखेंगे तो जो शिवालिक श्रेणी ऊपर में टच करता है बिहार का नेपाल से, तो उसमें कुछ दून क्षेत्र होता है, जैसे रामनगर दून, सोमेश्वर का दून, और एक है आपका दून घाटी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपरी भाग में उत्तर के क्षेत्र में बिहार का पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैदानी क्षेत्र देखेंगे तो उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान का स्वरूप बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो उत्तर का मैदान है उसमें बहुत सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है, जैसे गंडक हो गया, उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो आपका कोसी नदी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां ऊपर से मिलती है गंगा में, तो उसमें सालों भर पानी होता है, तो ये नदियां कभी सूखती नहीं है, इसीलिए वो उत्तर बिहार जो है वो पूरा तरह से बाढ़ से प्रभावित होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, जो कोसी नदी आप जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है, वो उत्तर बिहारी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज़्यादातर पानी भरता है और जिसके कारण वो बाढ़ की स्थिति बनती है। वहीं पे अगर दक्षिण का जो मैदानी क्षेत्र है बिहार का, नीचे का जो पठारी क्षेत्र से नदियां जाती है, जैसे सोन नदी हो गया, आपका फल्गु नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, तो ये सब जो नदियां जाती है, तो ये नदियां उतना पानी नहीं ला पाती है जितना पानी वो नदियां लाती है जो हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे आप अगर अच्छा तरीका से देखेंगे तो नीचे की जो नदियां हैं
वो पठारी क्षेत्र से निकलती है, उसमें सालों भर बारिश जो नहीं हो पाता है, तो इसके कारण पानी नहीं रहता है, तो यहाँ पे सूखा की स्थिति देखा जाता है। तो दक्षिण बिहार को देखेंगे तो यहाँ पे जो स्थिति है वो पूरा सूखाग्रस्त स्थिति है। उत्तर में देखेंगे तो वो बाढ़ की स्थिति है। तो ये दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे दक्षिण का पठारी भाग देखेंगे तो दक्षिण का पठारी भाग जो झारखंड से सटा हुआ है, चाहे मुंगेर, वो गया जो जिला है, फिर उसके बाद रोहतास, कैमूर का जो क्षेत्र है, वो नीचे का क्षेत्र अगर आप अच्छा से देखेंगे तो वो क्षेत्र खास करके उसमें खनिज भी पाया जाता है। तो वो झारखंड से लगने वाला जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र कहलाता है दक्षिण का। तो इस तरह से उसका बिहार का भौतिक विभाजन को आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं उसका कुछ खनिज एरिया जो बिहार में पाया जाता है। तो देखिए, आप स्वाभाविक सी बात है, बिहार में संपूर्ण बिहार में खनिज नहीं मिलेगा। वो जो झारखंड के क्षेत्र से लगने वाला एरिया है वहाँ पे खनिज देखने को मिलता है। जैसे आप पायराइट, चूना पत्थर अगर देखेंगे तो रोहतास जो झारखंड के क्षेत्र से लगने वाला जिला में से आता है, मतलब नीचे वाला दक्षिण के क्षेत्र में आता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो अबरख, गया, नवादा वाला क्षेत्र से पाया जाता है, क्योंकि गया जो जिला है वो चतरा से उसकी सीमा लगता है, उसके बाद हजारीबाग साइड से, तो इसीलिए यहाँ पे अबरख ज़्यादा पाया जाता है झारखंड वाला एरिया में, तो उससे लगने वाला क्षेत्र बिहार में भी पाया जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन खनिज का। उद्योग देखेंगे तो रेशम का उद्योग और जूट का उद्योग यहाँ पे है। तो देखेंगे रेशम का उद्योग भागलपुर में, और जो जूट का उद्योग है वो कहाँ पे है, पूर्णिया में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बिहार में कौन सा मुख्य उद्योग है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन हम बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को नहीं रख रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे एक कोसी परियोजना चलता है। अब ये जो कोसी परियोजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है बिहार और नेपाल का, और ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इसलिए क्योंकि एक देश भी इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे जैसे 2-3 राज्य का वो परियोजना होता है बहुदेशीय परियोजना, लेकिन यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है क्योंकि नेपाल एक देश भी इसमें कोसी में इन्वॉल्व है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और एक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी कोयल परियोजना। ये झारखंड के एग्जाम के लिए और बिहार के एग्जाम के लिए और भारत के किसी भी राज्य या सेंट्रल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे देखेंगे तो ये झारखंड और बिहार की तो परियोजना है, लेकिन इसका थोड़ा सा कुछ बेसिक इतिहास को समझेंगे तो आप अगर देखिएगा तो ये उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट जो है पहले कहाँ पे है, तो ये झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। झारखंड का एक पलामू एरिया है, और इस पलामू एरिया में ये उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था 1972 ईस्वी में। तो ये आप थोड़ा माइंड में रखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था। तो उत्तरी कोयल नदी जो छोटा नागपुर से निकलती है, और छोटा नागपुर से निकलकर जो आगे जाके सोन नदी में मिलती है, तो ये नदी पर पलामू में स्थित है कौन, उत्तरी कोयल परियोजना। ये परियोजना 1972 में चालू हुआ था। उस समय 75 करोड़ रुपया का खर्च हुआ, लेकिन क्या हुआ कि बाद में, उस समय तो झारखंड बिहार में ही था, तो उसके बाद जो बिहार का पर्यावरण मंत्रालय है, या तो उसको बोलिए पर्यावरण मंत्रालय ही ठीक है, तो वो 1993 ईस्वी में पर्यावरण को लेकर स्थिति को देखते हुए 1993 ईस्वी में इसको बंद कर दिया था, क्योंकि उस क्षेत्र में देखेंगे तो जंगल बहुत है, और जब जंगल ज़्यादा है तो वहाँ पे पर्यावरण को क्षति होने का चांस ज़्यादा बन रहा था। तो पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए इतना करोड़ रुपया का खर्च भी आ गया, प्रोजेक्ट रुक गया। उसके बाद जब बिहार सरकार ये प्रतिबंध लगाई थी उस समय, उसके बाद जब ये परियोजना आप देखेंगे तो 2017 ईस्वी में, जब 2017 ईस्वी में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट आया तो उसने डिसीजन लिया कि नहीं, ये परियोजना की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहले भी खर्च हो चुका है। तो ये परियोजना फिर से 2017 में चालू हुआ। इसके लिए 1600 करोड़, इससे ऊपर 1600 करोड़ रुपया का धन का आवंटन किया गया और ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से ये बात कि जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो इसमें बिहार का क्या लेना, इसमें तो झारखंड में चालू हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छा से देखेंगे तो बिहार का इसमें 90% लाभ होगा इस प्रोजेक्ट से,
और झारखंड को मात्र 10% लाभ होगा। ये बिहार है और ये झारखंड है। तो बिहार को 90% लाभ होगा, जैसे नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, तो वो जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा लाभ होगा। और झारखंड का पलामू गढ़वा जो क्षेत्र है उसको इससे लाभ होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये जो उत्तरी कोयल परियोजना का नाम केवल उत्तरी कोयल परियोजना नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उत्तरी कोयल परियोजना को ही हम बोलते हैं कुटकू डैम प्रोजेक्ट या तो मंडल डैम प्रोजेक्ट भी इसी को कहते हैं। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप ये भौगोलिक जो स्वरूप है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बिहार की राज्य व्यवस्था को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो देखिए, राज्य व्यवस्था जो बिहार है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो है 243, विधान परिषद की संख्या जो है वो 75 है। देखिएगा, यही 75 कर्नाटक का भी है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन दो राज्यों का सेम है, तो बिहार और कर्नाटक का। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे राज्य के जो प्रतीक है वो देखेंगे। तो राजकीय प्रतीक में देखेंगे यहाँ पे तो चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है, भाषा जो है इसका वो हिंदी है इसका, और यहाँ पे दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। खेल जो है वो राजकीय खेल कबड्डी है, और उसके बाद इसका वृक्ष जो है पीपल, और उसके बाद पुष्प जो है वो गेंदा का फूल है, और उसके बाद यहाँ पे पशु देखेंगे तो बैल, और पक्षी गौरैया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जनसंख्या बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा करता है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, बिहार की जो जनगणना है 2011, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखेंगे। तब तक जब तक 2011 के बाद 2021 की जनगणना नहीं हो जाती है। अगर हो भी जाएगा तो भी पीछे वाला पूछा जा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, इसकी कुल जो आबादी है वो कितना है, तो 10.41 करोड़। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देश का जो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। और जो देश में स्थान है वो तीसरा है। देखेंगे तो पहला स्थान जनसंख्या में आता है वो आप देख चुके हैं उत्तर प्रदेश को, और दूसरा स्थान जो है वो किसका आता है, तो महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान आता है बिहार का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लिंगानुपात देखेंगे तो इसका 918 है, जो कम है देश की लिंगानुपात से, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 1106, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद दशकीय वृद्धि दर है 25.4%, और ये दशकीय वृद्धि दर में भी ये तीसरा स्थान रखता है। अब देखेंगे यहाँ साक्षरता। देखिए, साक्षरता बिहार का इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साक्षरता दर में सर्वाधिक कम साक्षरता दर बिहार का ही है, मतलब सबसे नीचे स्थान बिहार का आता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखेंगे। कुल साक्षरता दर इसका कितना है, तो वो 61.8%, या इसको बोलिए 61.8% इसकी जनसंख्या है, इसका साक्षरता दर है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पुरुष साक्षरता जो है वो 71.2%, और महिला साक्षरता जो है वो 51.5% है। और ये सब में कम है। कुल साक्षरता दर में भारत में सर्वाधिक कम साक्षरता दर बिहार का, पुरुष साक्षरता में भी बिहार का, महिला साक्षरता में भी बिहार का। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं बिहार की कला संस्कृति। बिहार की कला संस्कृति में कुछ नृत्य है जो पूछा करता है, जैसे कर्मा यहाँ का भी है जो झारखंड क्षेत्र से लगता है, आदिवासी वाला क्षेत्र से लगता है, तो उन क्षेत्रों में कर्मा बहुत होता है, तो उन क्षेत्र में बिहार से लगा हुआ एरिया में भी होता है। उसके बाद विद्यापत नृत्य होता है यहाँ पे, और उसके बाद धोबिया नृत्य भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। पर्व में बहुत इम्पॉर्टेंट पर्व है यहाँ का छठ, उसके बाद कर्मा भी होता है यहाँ पे, ये भी पर्व है एक प्रकार से, फिर जितिया पूजा होता है, फिर उसी तरह से और बहुत सारा पूजा होता है, तो ध्यान में रखेंगे, इसको पर्व कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद बिहार का जो देखेंगे अर्थव्यवस्था। देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था अगर देखें तो वो कृषि क्षेत्र है, और कृषि के लिए वो प्रसिद्ध है।
और यहाँ पे अगर अर्थव्यवस्था देखेंगे तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगा। अगर आप देखेंगे तो बिहार का जीडीपी में 1/3 हिस्सा कृषि क्षेत्र की भूमिका देखा जाता है, 1/3 हिस्से में। तो लगभग 33% जीडीपी में योगदान कृषि का होता है बिहार में, तो इसीलिए कृषि प्रधान है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो धान की भी खेती होता है। यहाँ का लीची बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची, ये बहुत फेमस है लीची। हाल फिलहाल में यहाँ लीची खाने से बहुत लोग बीमार हो गए थे, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं बिहार का इतिहास। देखिए दोस्तों, बिहार का इतिहास बहुत बड़ा है। चाहे अगर भारत का इतिहास का देखेंगे तो मध्यकालीन में, या तो फिर प्राचीन भारत में, या आधुनिक भारत का देखेंगे इतिहास खोलकर, तो उसमें बिहार का योगदान बहुत ज़्यादा दिखेगा। खास करके प्राचीन भारत को अगर देखेंगे तो आधा से अधिक प्राचीन भारत में आपको बिहार ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप पूरा अगर प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो वो एक प्रकार से बिहार को भी पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिहार को देखेंगे कि खास करके हम यहाँ परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी को एक साथ पढ़ना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन प्राप्त कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिहार का जो इतिहास में क्या योगदान है उसे देखने की कोशिश करते हैं। उसको मुख्य 3 भाग में बांट कर देखेंगे। एक प्राचीन भारत, प्राचीन काल में, उसके बाद मध्यकाल में, और एक आधुनिक काल में बिहार का योगदान क्या रहा है वो देखेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल में देखेंगे तो पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल में देखेंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में भी बिहार का साक्ष्य काफ़ी मिलता है। यहाँ पे देखेंगे बिहार में इसका साक्ष्य खास करके चिरांद या मुंगेर वो वाला क्षेत्र जो है उसमें काफ़ी मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ये तीनों काल का। उसके बाद देखेंगे तो वैदिक काल। वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि बिहार का उल्लेख जो था सर्वप्रथम कहाँ मिला है, शतपथ ब्राह्मण में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ऋग्वेद काल में देखेंगे तो किक्कट प्रदेश या तो ब्रात्य प्रदेश के नाम से इसका उल्लेख मिलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जो महाजनपद हुआ करता था उस जन था, फिर उसके बाद आगे जाकर जनपद हुआ, फिर महाजनपद हुआ। तो महा जो जनपद था वो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का है। ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम सेपरेट अलग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है उसको एक्सप्लेन करना। लेकिन इतना जान लीजिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो एक का संबंध है वो कहीं ना कहीं बिहार से बहुत ज़्यादा रहा है। तो देखेंगे तो जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, उसमें इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। उसमें से 3 जनपद जो है वो बिहार में है मुख्य रूप से देखेंगे तो मगध, उसके बाद अंग और वज्जी का संघ। जो वज्जी संघ है उसी में लिच्छवी है। लिच्छवी को प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वाला संघ कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा जनपद कहा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो जो मगध है वो काफ़ी उपजाऊ भूमि वाला, गंगा के नदी के बेसिन वाला क्षेत्र था। इसका विकास सर्वाधिक हुआ था। इसकी स्थापना जो है बृहद्रथ ने किया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ वंश। ये वंश से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में। तो ये खास करके हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि बिहार के लिए क्या योगदान रहा है इन वंशों का, वो देखेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। और आगे हम अलग अलग करके सेपरेट रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे बिहार के बारे में जब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में आता है तो उसके संस्थापक थे कौन, तो बिंबिसार। देखिए बिंदुसार है तो एक बिंबिसार भी है, तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और बिंदुसार का संबंध जो है वो मौर्य वंश से रहा है, जो अशोक के पिता थे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब जो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंदुसार, इन्हीं के समय में गौतम बुद्ध का जो सारा खेल, सारा कुछ बात देखेंगे, सॉरी खेल नहीं, सारा कुछ बात देखेंगे वो यहीं पे बिंबिसार के समय में दिखेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब इसी में एक शासक हुआ जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे अजातशत्रु, इनके पुत्र। और उसके बाद उदयन। तो उदयन सब लोग क्या किया है, अपने पिता को ये हत्या करके और अपना वंश, अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। तो इसीलिए पितृहंता वंश भी इसी को कहते हैं, हर्यक वंश को। तो देखेंगे उदयन जो था
वो अजातशत्रु का पुत्र जो था, वो क्या किया था कि सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया था। और पाटलिपुत्र जो बसाया था और वो उसी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी स्थापित करता है, वो मध्यकाल में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मौर्य वंश, ये मौर्य वंश आएगा। तो मौर्य वंश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका स्थापना हुआ था, जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त थे। तो इसके प्रधानमंत्री जो बने थे वो चाणक्य, कौटिल्य उन्हीं को कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री भी इनके थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इनका भी संबंध जो खास करके अशोक का पढ़ेंगे या बिंदुसार का पढ़ेंगे, तो सबका संबंध कहीं ना कहीं बिहार से रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे मौर्य वंश से। उसके बाद गुप्त वंश आएंगे। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। और श्रीगुप्त का संबंध इस एरिया से तो ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो इसी में एक शासक, प्रमुख शासक हुए हैं, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त दूसरा। तो इन्हीं के समय में फाहियान आए थे, और वो फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आए थे। तो वो फोक्यू की एक पुस्तक भी लिखे थे, तो ये ध्यान में रखेंगे फाहियान। तो वो चंद्रगुप्त दूसरा के समय में आए थे, और वो कहाँ के शासक थे, तो ये गुप्त वंश के शासक थे। कुमारगुप्त इसी वंश के शासक थे, तो जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पाल वंश आता है, गोपाल इसके संस्थापक थे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और एक प्रमुख शासक हुए थे जो हिंदू वंश का अंतिम शासक बोला जाता है, वो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए थे, और ह्वेनसांग जो है CQ की पुस्तक लिखे थे, और वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने के लिए, बौद्ध धर्म का कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये सब बात आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। हम बेसिक चल रहे हैं, पूरा डिटेल सभी कुछ भी नहीं चल रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं मध्यकाल में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मध्यकाल में क्या बिहार की स्थिति रहा। तो देखिए, दिल्ली जो सल्तनत है, वो दिल्ली सल्तनत का समय में भी बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र का संबंध इससे रहा है। मतलब दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं, उसका संबंध किसी न किसी प्रकार से बिहार से रहा है। उसका हम एक एक करके अलग अलग देखेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे तो मुगल काल में इसका संबंध बहुत अलग टाइप का रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा समझेंगे। मुगल काल में देखेंगे तो शेरशाह सूरी का इतिहास को आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि देखेंगे तो बाबर के समय में तो किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। बाबर किसी को भी हराकर और उसके शासन व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लेता था। लेकिन बाबर के जाने के बाद जब हुमायूं वहाँ का शासक हुआ, तो हुमायूं जब शासक हुआ तो 1539 ईस्वी में आप देखेंगे तो उसके बाद 40 ईस्वी में चौसा बेलग्राम का युद्ध हुआ, और शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को हरा दिया, और फिर बाद में हुमायूं को यहाँ से निर्वासित होना पड़ा। तो ये काम जो किया था शेरशाह सूरी, जो किया था किसको हराने का, तो आपको पता है हुमायूं को हराने का काम किया। तो ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। यही ग्रांड ट्रंक रोड बनाया है, और 1539 ईस्वी में हम बताए थे पाटलिपुत्र का नामकरण जो किया गया था, उसका बदल कर उसको कर दिया, पटना के नाम से स्थापित किया था कौन, शेरशाह सूरी ने। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, किससे, शेरशाह सूरी से। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं आधुनिक काल में बिहार का क्या योगदान रहा है भारत के इतिहास में, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 1857 का जब क्रांति हुआ था, तो 1857 के क्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। और यहाँ पे बिहार में किनका योगदान था, तो वो देखेंगे बाबू कुंवर सिंह। जो बाबू कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, और ये जो थे मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर पूरा अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, और अंग्रेजों को धूल चटाने का काम इन्होंने किया।
और अगर इतिहास में देखेंगे तो 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को परेशान करने का काम किया था मुक्ति वाहिनी सेना के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आते हैं। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है महात्मा गांधी। तो अपना शुरुआत जो है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से ही किए थे और यहीं से वो अपना सीढ़ी चढ़ते गए और आज अगर हम राष्ट्रपिता कहते हैं तो इनका कहीं ना कहीं श्रेय प्रारंभिक रूप से यहीं से जाता है, चंपारण सत्याग्रह से। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद खेड़ा का हुआ। तो इसी तरह से वो आगे गए और उनका सफलता सारा आंदोलन में मिलते गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, इसको तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि नील की खेती जो था इसमें 3/20 भाग पर करने के लिए बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ के लोग विरोध किए थे, चंपारण के लोग। तो इसीलिए महात्मा गांधी आकर इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए थे। तो 25% राशि वापस देनी पड़ी थी अंग्रेजों को। तो ये सक्सेसफुल आंदोलन रहा था बिहार का। तो ध्यान में रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? तिनकटिया पद्धति। 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए अंग्रेज जोड़ दिए थे इसमें। तो यहाँ से ये सत्याग्रह जो है प्रारंभ हुआ था चंपारण से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित है ये। राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को बुलाए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा, आपको पता है कि जब बिहार में कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था और राजनीतिक व्यक्ति सक्रिय नहीं हुआ करता था, उस समय 1912 ईस्वी में ये राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति बने और बिहार को बंगाल से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को ध्यान में रखेंगे, ये महान विभूति में से एक हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हुए। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त इन्हें हुआ था। एक किसान के बेटे थे और ये बिहार का भी एक बहुत बड़ा गौरव का बात है कि प्रथम जो राष्ट्रपति हुए हैं वो बिहार से हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद। और आधुनिक भारत के इतिहास में राजेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे देखेंगे तो असहयोग आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है आपका 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ये सब सेपरेट अलग अलग देखेंगे। तो इन सभी में भी किसका? बिहार का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो बिहार का एक अपना बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। इसे हम एक संक्षिप्त रूप से यहाँ पे देखने की कोशिश किए। अगर आपको ये पसंद लगता है, अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से अगर आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए आज यहीं रखते हैं। जय हिंद।